नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने ख़बरों का आगाज़ चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास खबरें हो या फिर आप देखेंगे कि ख़बर ख्याल हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक कैसे करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये करता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है, आवाम को सहूलत पहुँचाना होता है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक होते हैं, अहादीस मुबारक होती हैं, उससे हम जो है वो रहनुमाई हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को संवारते हैं। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर शाये हुई है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ज़माना करीब है कि जब एक मुसलमान का बेहतरीन माल चंद बकरियां होंगी जिनको वो जंगल में लेकर किसी पानी की जगह चराता होगा और फितनों से अपने दीन को बचाने के लिए भागता फिरता होगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इंसान को फितनों से ख़ुद को बचाना कितना ज़रूरी होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक ख़ास खबरों का सवाल है, हमारे मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि ये बंडी संजय हैं। और बंडी संजय के बारे में आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह उन्होंने एक मंदिर के बाहर अमित शाह के दौरे के मौके पर अमित शाह की चप्पलें उठाई थीं। और आपको ये बता दूं कि अमित शाह की चप्पलें उठाकर उन्होंने जो कामयाबी हासिल की, मुमलिकती वज़ीर दाखिला बना दिए गए, उनके हरीफ ये बात कहते हैं। तो बहरहाल आपको बता दूं कि अगर कोई वज़ीर का बेटा कुछ गलत हरकत करता है, किसी यानी कम उम्र लड़की के साथ मुँह काला करता है या फिर उस पर जिनसी हमला करता है या उसे जिनसी तौर पर हिरासानी करता है, तो यकीन मानिए कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला का बेटा यानी बंडी संजय का बेटा एक लड़की के साथ गलत हरकत करता है, लड़की इल्ज़ाम आयद करती है, उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है। तो हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक फार्म हाउस में उस लड़की के साथ लड़की का कहना है कि एक नहीं बल्कि 2 मरतबा मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला का बेटा जो है, बंडी संजय का जो बेटा है बंडी साई भगीरथ, उसने उसके साथ यानी जिनसी हिरासानी की, जिनसी हमला किया, जिनसी हमले का निशाना बनाया और उसे शराब पीने पर मजबूर भी किया गया। तो बहरहाल अब उसके खिलाफ पाक्सो के तहत FIR दर्ज कर ली गई है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। और आपको ये बता दूं कि BNS की दफ़ा यानी 74 और 75 के साथ साथ पाक्सो की दफ़ा 11-12 के तहत इसके यानी बंडी संजय के बेटे के खिलाफ बंडी साई भगीरथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, FIR दर्ज कर ली गई है। और उस 17 साल लड़की ने यह इल्ज़ाम आयद किया था कि भगीरथ ने अपने यानी हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ एक फार्म हाउस में उसे लेके गया, 2 मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उसके साथ जिनसी यानी हमला किया, उस पर उसे शराब पिलाई। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि 2 टाउन पुलिस स्टेशन करीमनगर में भगीरथ ने भी जवाबी शिकायत दर्ज करवाई लड़की के खिलाफ, लड़की के माँ बाप के खिलाफ, और कहा कि ये लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही है। और उसने इस बात का भी इतराफ़ किया कि हमारी दोस्ती ज़रूर हुई, लेकिन जिस अंदाज में लड़की और लड़की के वालिदैन जो है वो शादी के लिए इस पर दबाव डाल रहे थे, और आपको ये बता दूं कि उससे रकम यानी तावान की रकम वसूल कर रहे थे, इस तरह का इल्ज़ाम बंडी संजय के बेटे ने आयद किया है। और ये भी कहा है कि निर्मल में भी इस लड़की के खिलाफ इसी तरह का एक मुकदमा अप्रैल में दर्ज करवाया गया। तो बहरहाल अब देखना यह है कि कैसे वक्त बंडी संजय के खिलाफ एक संगीन इल्ज़ाम के तहत FIR दर्ज किया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 10 मई को हैदराबाद आ रहे हैं। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में वो जलसे एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। अब देखना यह है कि बंडी संजय क्या करते हैं, क्या बंडी संजय पुलिस पर दबाव डाल सकते हैं और यहाँ की जो पुलिस है वो भी उनके दबाव में काम करती है, ये देखने वाली बात है। अगर इस मुकदमे में लड़की के खिलाफ कोई काम किया जाता है या इक़दाम किया जाता है या पुलिस फैसला करती है तो समझिए कि दबाव काम कर गया है। तो अब देखना यह है कि बंडी संजय एक तरफ है, दूसरा कानून है, तो बंडी संजय की जीत होती है या कानून की जीत होती है और कानून की हुक्मरानी की जीत होती है, ये देखने वाली बात है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि तेलंगाना पुलिस
उसकी दियानतदारी का भी इम्तिहान है, यानी उसकी दियानतदारी की आजमाइश भी है। तब कहीं जाकर पता चलेगा कि पुलिस किस तरह दबाव में काम करती है या दबाव में काम नहीं करती है। वैसे भी आपको बता दूं कि जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, सियासत का सवाल है, तो लो और दो की जो पॉलिसी होती है, गिव एंड टेक की जो पॉलिसी होती है, वो काम कर सकती है इस तरह के मुकदमात में। और जहां पर भी यानी पॉलिटिशियन के औलाद इस तरह के कामों में मुलविस पाई जाती है, इस तरह के जराइम में मुलविस पाई जाती है, तो उन्हें बआसानी क्लीन चिट मिल जाती है, क्योंकि वो उनका जो बाप होता है वो पॉलिटिशियन होता है, उनका जो बाप होता है वो वज़ीर होता है, चाहे वो रियासती वज़ीर हो या मरकज़ी वज़ीर हो। तो ये चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक होती है जमहूरियत के लिए। और बीजेपी आप देखेंगे कि किस तरह ये कहती है कि हमने ख़ानदानी सियासत का ख़ात्मा कर दिया है। ख़ानदानी जराइम का ख़ात्मा करना चाहिए बीजेपी को, ये एक अहम सवाल है। ख़ुद आप देखेंगे कि कई ऐसे वाक़यात हैं जिसमें बीजेपी के अरकान असम्बली, यहाँ तक कि मरकज़ी वज़ीर यानी 80 साल का बूढ़ा भी अपनी हवस का शिकार बनाने, अपनी ही तालिबा को उससे मालिश करवाने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं चलाया गया और फिर उसे बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के हालात होते हैं। तो बहरहाल बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि ब्लैक मेलिंग बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है, या लालच। वो लालच के जरिए भी दूसरी सियासी जमातों के पॉलिटिशियन को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। तो ये जो है आपको बता दूं कि साउथ फर्स्ट की रिपोर्ट में ये बात बताई गई है बंडी संजय के बेटे के बारे में। तो बहरहाल ये खबर आई है, अब देखना है कि कानून की जीत होती है या फिर बाप जो मरकज़ी मुमलिकत वज़ीर दाखिला है उसकी जानिब से आयत किया जाने वाले दबाव की जीत होती है। ये पुलिस की आजमाइश है, क्या पुलिस उस आजमाइश में कामयाब होती है, आप देखते रहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, हम एक और खबर की जानिब चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक बता दूं कि मगरबी बंगाल से है। मगरबी बंगाल में आपने देखा कि किस तरह ममता बनर्जी ने 2011 के बाद से 3 मरतबा वो इंतखाबात में कामयाब होती रही हैं और 2011 में उन्होंने कम्युनिस्टों का 34 साला इख्तिदार उखाड़ फेंका था। और आपको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि ममता बनर्जी को आयरन लेडी कहा जाता है, बंगाल की शेरनी कहा जाता है, लेकिन याद रखिए अगर अपने घर में गद्दार दाखिल हो जाएं तो फिर तबाही और बर्बादी यकीनी हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि सिराजुद्दौला को कौन नहीं जाता, सिवाय फ़िरका परस्त दरिंदों के सब जानता है, सारा हिंदुस्तान जाता है, तारीख जानती है। और अंग्रेज़ों का मुकाबला करते हुए सिराजुद्दौला ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जाम शहादत नोश किया था। तो बहरहाल आप देखेंगे कि सिराजुद्दौला ने जाम शहादत नोश किया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। और दूसरी तरफ आप देखें कि आरएसएस के कई ऐसे लीडर हैं, ख़ास तौर पर सावरकर की बात करता हूँ। सावरकर ने खुद उनके अपने पड़पोते ने ये इतराफ़ किया कि सावरकर ने अंग्रेज़ों से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 मरतबा माज़रत ख़्वाही की थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अज़ीम में अंग्रेज़ों की तरफ से हिस्सा लेने के लिए अंग्रेज़ी फ़ौज में शमूलियत की इजाज़त भी चाहिए थी, ख्वाहिश का इजहार किया था। तो बहरहाल आपको बता दें कि जहाँ पर गद्दार होते हैं वहाँ पर नाकामी यानी जो हकदार होते हैं उनकी नाकामी हो जाती है। मिसाल के तौर पर सिराजुद्दौला का गद्दार था मीर जाफ़र। आप देखेंगे कि इख्तिदार के लालच में मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला से गद्दारी की और फिर सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने शहीद कर दिया। और अब इधर साउथ में आइए, साउथ में शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। अंग्रेज़ और मराठे उनके दुश्मन थे, निज़ाम भी उनके दुश्मन हो गए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों का, निज़ाम का और मराठों का एक साथ मुकाबला किया, लेकिन वहाँ पर भी गद्दार मीर सादिक भी गद्दार निकला और पूर्णिया भी गद्दार निकला और एक भी गद्दार निकला। तो तीनों गद्दारों ने यहाँ यानी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की नाकामी तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो शहीद हुए और जो शहीद होता है उसकी ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। तो उनके इख्तिदार के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर गद्दार होते हैं वहाँ पर
पार्टियों को, हुकूमतों को, मैनेजमेंट को और सल्तनतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और ममता बनर्जी को भी एक गद्दार से नुकसान पहुंचा। आपको बता दूं कि शुवेंदु अधिकारी, आप समझ रहे होंगे, ये बीजेपी के लीडर हैं और बीजेपी का अब तो चीफ मिनिस्टर भी बना दिया गया है। उन्हें मगरबी बंगाल का पहला बीजेपी चीफ मिनिस्टर होने का शुवेंदु अधिकारी को एजाज़ भी मिल गया है। और आपको बता दूं कि आज उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हुई, जिसमें RN रवि जो हैं उन्होंने इन्हें हलफ दिलाया ओहदे का और राजदारी का। इस मौके पर हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़रा और NDA ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स, बीजेपी के अहम कायदीन तमाम मौजूद थे। और आपको ये बता दूं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड जो है वहाँ पर शुवेंदु अधिकारी की तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद हुई। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 294 रुकनी असम्बली में बीजेपी ने 207 यानी हलकों पर कामयाबी हासिल की और हुकूमत बनाया। इस तरह उसने ममता बनर्जी के 15 साल दौर इख्तिदार का खात्मा कर दिया। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक गद्दारों की मैंने बात की है तो आपको बता दूं कि शुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल में, आपको बता दूं कि TMC के कारकुन, TLC के MLA थे और ममता बनर्जी के नाक के बाल थे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि नाक के बाल कहने का मतलब कितना क़ुर्बत थी इन दोनों में। और आपको ये भी बता दूं कि ममता बनर्जी ने उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन वो 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि ये जो शुवेंदु अधिकारी है कोई आम आदमी नहीं है, दल बदलू में वो बहुत महारत रखते हैं। आपको बता दूं कि शुवेंदु अधिकारी 1995 में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के काउंसलर थे। अब अंदाज़ा लगाइए, ये पहले काउंसलर थे और बहुत बड़ी बात है, काउंसलर से चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर पहुंचना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो बहरहाल 1995 में वो कांग्रेस के काउंसलर मुंतखब हुए, 1998 तक कांग्रेस में रहे और फिर जब 1998 में ममता बनर्जी की ज़ेर क़यादत TMC बनी, यानी TMC की तश्कील पाई, उस वक्त वो TMC में शामिल हो गए। और फिर आपको बता दूँ कि 2007 में वो रुकने असम्बली मुंतखब हुए और फिर रुकने लोकसभा भी मुंतखब हुए और 2016 में MLA बनकर, यानी ममता बनर्जी की दूसरी मियाद के दौरान रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट बनाए गए। और फिर 2020 में ममता बनर्जी को धोखा दिया और ममता बनर्जी से गद्दारी की, जैसे कि ममता बनर्जी कहती हैं, उनके अरकान यानी TMC के कायदीन और कारकुन भी कहते हैं। तो बहरहाल शुवेंदु अधिकारी बकौल TMC कायदीन 2020 में TMC के और ममता बनर्जी से गद्दारी करके बीजेपी में शामिल हुए। और उसके बाद आपको बता दूं कि उनका रंग ऐसा बदला कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भोंकना शुरू कर दिया, यानी मुसलमानों के खिलाफ बकवास शुरू कर दी, फिर खवाराना रिमार्क्स किए और या इंतहाई फ़िरका परस्ती का मुजाहरा किया। अब तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भवानीपुर में मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिए, बल्कि वो हिंदुओं, सिखों, बुद्धिस्टों और जैन के वोटों से कामयाब हुए हैं, इसलिए वो मुसलमानों की बहबूद के लिए काम नहीं करेंगे। तो बहरहाल एक चीफ मिनिस्टर की जहनियत आप अंदाज़ा कीजिए, एक शख्स की जहनियत का, कि वो किस तरह का तासुब, किस तरह का जानिबदारी बरतने वाला है और किस तरह का जहर अपने जहन में, अपने दिल में रखता है मुसलमानों के मुतालिक। लेकिन याद रखिए कि जो आसमान पर थूकता है तो आसमान पर थूक नहीं गिरता, बल्कि उसके मुंह पे गिरता है जो आसमान पर थूकने की कोशिश करता है। तो बहरहाल गद्दारी की एक लंबी कहानी है शुवेंदु अधिकारी के साथ, जैसा कि TMC कायदीन कहते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि अब शुवेंदु अधिकारी पहले बीजेपी यानी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने हलफ ले लिया है और वो बहुत खुश है। और आपको ये बता दूं कि बीजेपी ने 3 सीट्स बीजेपी के हुआ करते थे मगरबी बंगाल असेंबली में, आज वो 3 से लेकर 207 तक पहुंच गई है, इख्तिदार हासिल करने में नाकाम रही है। इसके लिए बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए, जैसा कि TMC कायदीन कह रहे हैं कि इसके लिए बीजेपी को सबसे पहले शुक्रगुजार होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और फिर सेंट्रल फोर्सेस का, जो अमित शाह ने जानबूझकर तैनात किए थे। 2.5 लाख से ज़ायद नीम फौजी फोर्सेस मगरबी बंगाल में तैनात किए गए थे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह का इलेक्शन वहाँ लड़ा गया, किस तरह का तासुब बढ़ता गया। और आपको ये भी बता दूं कि तासुब का जहाँ तक सवाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वहाँ पर 90 लाख से ज़ायद, 90 लाख यानी 90 लाख से ज़ायद वोटरों के नाम हज़फ किए। और ख़ास तौर पर आपको बता दूं कि 28 लाख वोटर्स को बाज़ाब्ता आप इजाज़त दे सकते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना सुप्रीम कोर्ट ने उन 28 लाख लोगों के मदद की
जो वोट डालने के हक से महरूम रहे, और ना ही चीफ इलेक्शन कमीशन और ना ही इलेक्शन कमीशन। और आपको ये भी बता दूं कि टीएमसी और बीजेपी के दरमियान जो कामयाबी का फ़र्क है वो 13 लाख वोटों का है, सिर्फ 13 लाख वोट। जबकि आपको बता दूं कि 28 लाख वोटर्स बासानी वोट दे सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें वोट डालने की इजाज़त नहीं दी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि सिस्टम को किस तरह फ़िरका परस्ती का रंग दिया जा रहा है, किस तरह फ़िरका परस्ती के जहर से भरा जा रहा है। और अगर ये फ़िरका परस्ती का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है, खौफ है कि मुल्क में खाना जंगी का दौर शुरू हो जाएगा। और याद रखिए कि बंगाली जो होते हैं बहुत ही यानी जज्बाती होते हैं, बहुत ही इनकलाबी होती है। और सरजमीन बंगाल आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय की सरजमीन है, जिन्होंने सती की रस्म बर्खास्त करने में अहम किरदार अदा किया था। और आपको बता दूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सरजमीन है, जिन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से ये कहते हुए रोका था कि अगर कुतुब मीनार मक्का यानी दिल्ली की जामा मस्जिद से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर कुतुब मीनार से एक फरिश्ता उतरे और कहे कि हम तुम्हें आज़ादी तो दे सकते हैं लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद नहीं दे सकते, खुशहाली ही नहीं दे सकते, अमन नहीं दे सकते, तो मैं कहूँगा कि मुझे इस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए। तो ये सरजमीन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ये सरजमीन आपको बता दूं कि कई मुजाहिदीन ने आज़ादी की है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह फ़िरका परस्ती का डेरा बीजेपी ने डाला है, हो सकता है कि ये बहुत मुख्तसर साबित हो सकता है। और बंगाल जो है वहाँ पर आपस में जो लड़ाइयाँ शुरू होंगी, तशद्दुद बर्पा होगा। अगरचे कि आप देखेंगे कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद यानी इंतखाबात में कामयाबी के बाद मुसलमानों के जायदादों को, इमलाक को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया है। लेकिन ये जो तशद्दुद है इस कदर भयानक होगा कि ये लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगेंगे, जैसा कि शुवेंदु अधिकारी के पीए को कत्ल किया गया है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि बीजेपी के कई कायदीन भी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो सकते हैं, क्योंकि ये सरजमीन मगरबी बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। और वहाँ पर बीजेपी अगर कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करेगी, और बीजेपी के पास होता है क्या, तरक्याती एजेंडा तो बीजेपी के पास होता नहीं। अब ये शहरों के नाम तब्दील करने की बात करेगी। अगर कोई मुस्लिम शहर का नाम है तो उसे हिंदू शहर के नाम से यानी मौसूम करने की कोशिश करेगी। यही बीजेपी के पास है। हिंदू मुस्लिम करना बीजेपी के पास है, हिंदू मुसलमानों के दरमियान दरारें डालना बीजेपी के पास यानी एक हुनर है। और आपको ये बता दूं कि मंदिर मस्जिद करते हुए ये अपनी सियासी दुकान चमकाती है, जबकि बीजेपी को चाहिए कि मगरबी बंगाल में अगर उसे इख्तिदार मिला है तो वो बिला लिहाज मजहब, मिल्लत, रंग व नस्ल, जात पात सबकी मदद करे। और आवाम जो ऐसा ना करे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद को गुजरात तक महदूद रखे हुए होते हैं, ऐसा ना करे, बल्कि तमाम तबकात की वो मदद करने की कोशिश करे। ये ना देखे कि कौन मुखालिफ है, कौन उसका यानी वोटर है, ये ना देखे, बल्कि ये देखे कि आवाम रियासत की है और तमाम को तरक्की के समरात पहुँचने चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, गद्दारी की बात जो है मगरबी बंगाल में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफ़र की जो गद्दारी थी, वो आपने देखा कि गद्दारी के बाद मीर जाफ़र को इख्तिदार सौंपा गया था। और अब आप देखेंगे कि शुवेंदु अधिकारी, जैसा कि ममता बनर्जी के कायदीन कह रहे हैं कि ये गद्दार निकला और इस गद्दार ने बीजेपी को मजबूत बनाया है। और फिर बीजेपी को मजबूत बनाने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके बाद बीजेपी की कामयाबी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर उसके बाद आपको बता दूं कि मरकजी एजेंसीज, खासतौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह का अहम किरदार रहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर मरकज़ी जो फोर्सेस है उनका भी अहम किरदार बताया जाता है। खौफ और दहशत की लहर पैदा कर दी गई, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को लाख साजिशों के बावजूद भी बीजेपी सिर्फ 13 लाख वोट ज़ायद ले चुकी, यानी लेने में कामयाब रही। जबकि 28 लाख अगर वोट, 90 लाख तो दूर की बात है, अगर 28 लाख वोटर्स को भी वोट डालने की इजाज़त दी जाती तो मैं समझता कि बीजेपी का बुरा हाल होता। इस कदर तमाम तवानाई झोंकने के बावजूद भी बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ता। तो बहरहाल ममता बनर्जी ने इसे गैर कानूनी करार दिया है। अब देखेंगे कि शुवेंदु अधिकारी तो चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल चुके हैं और उन्हें हलफ भी दिला दिया गया है। तो क्या
وہ ممتا بنرجی سے انتقام لیں گے یا انتقامی سیاست کا مظاہرہ کریں گے، سب سے اہم بات ہے۔ لیکن ان کے لیے چیلنج اب یہ ہے کہ جس طرح کا تشدد مغربی بنگال کے طول و عرض میں پھیلتا جا رہا ہے اسے روکنا ہے، اور دیکھیں گے کہ یہ روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ لیکن امت شاہ نے بہت ہوشیاری کے ساتھ، جس طرح انہوں نے سہراب الدین شیخ قتل کیس میں ہوشیاری دکھائی تھی، اسی طرح کی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 ماہ تک سینٹرل فورسز کو مغربی بنگال میں تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مغربی بنگال میں 2 مہینوں تک اگر سینٹرل فورسز تعینات ہوتی ہیں تو پھر کس کو نقصان ہوتا ہے، کس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، مغربی بنگال کی تو چھوڑیے، اب ادھر تامل ناڈو کی طرف چلتے ہیں۔ تامل ناڈو میں AIADMK اور DMK کے درمیان اتحاد کی باتیں منظر عام پر آ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 MLA رکھنے والے VCK کے جو سربراہ ہے انہیں چیف منسٹر بنایا جا سکتا ہے، جبکہ TVK کے جو وجے ہے ان کی پارٹی نے 116 نشستیں پوری کر لی ہیں، جبکہ 2 نشستوں کی انہیں ضرورت ہے تشکیلی حکومت دینے کے لیے۔ لیکن VCK کیا چیف منسٹر کے عہدے پر فائز ہوگا یا پھر وجے کی تائید کرے گا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ لیکن 4 بجے شام تک اس نے اپنا موقف واضح کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف کانگریس کے 5 ارکان اسمبلی کو حیدرآباد کے ایک اہم 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا گیا ہے تاکہ کوئی ان کا شکار نہ کر سکے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔